गाइस, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं आपको पढ़ाने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर सेकंड है। और इसमें मैं बता देता हूँ पहले कि इसमें 6 चैप्टर हैं और 7 यूनिट होते हैं। चलिए चैप्टर लिखते जाते हैं, उस हिसाब से यूनिट भी बताता चलो कौन कौन से यूनिट होते हैं। चलिए पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक्स बोलते हैं। इसमें होता है फील्ड एंड पोटेंशियल। हाँ, दूसरा है मैग्नेटोस्टैटिक स्टैटिक्स होता है। अब तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो चेक कर लेंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन। और चौथा होता है डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक। और पांचवा होता है क्या होता है पांचवा होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। गाइस, छठा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा कि मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। अब मैं आपको बता देता हूँ यूनिट क्या क्या है। यूनिट देखिए, ये दो हैं चैप्टर, तो एक यूनिट में आ जाता है। भाई बढ़िया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी हो गया, इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो इकलौता अपना दूसरी यूनिट में आ जाता है। और ये डाइलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये दोनों तीसरी यूनिट में आ जाता है। और भाई अंत में मुझे लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये चौथी यूनिट में आ जाता है। चौथी यूनिट में आ जाता है। भाई बात मैंने आपको बता दी है कि इसमें 6 चैप्टर होते हैं और देखिए 3-4 यूनिट बनती है। वो मोस्टली मैंने आपको 4 यूनिट बता दी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डाइलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब चालू करते हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल। स्लाइड फटाफट इसको उठाते हैं, शुरू करते हैं। अब इसमें पहला टॉपिक होगा कूलॉम लॉ। पहला टॉपिक क्या होगा? कूलॉम लॉ, कूलॉम का नियम। हालांकि सभी हम लोगों ने पहले 12 में पढ़ा है कि कूलॉम लॉ क्या होता है। इसके मैं डायरेक्ट टॉपिक को शुरू करता हूँ। ठीक है, तो भाई हम लोग कूलॉम लॉ यहाँ पे लिखते हैं। कूलॉम लॉ बोल सकते हैं। इसमें होता है, पहला ही हम लिख लेते, बना लेते हैं पहले तो डायग्राम। क्या होता है, हमने मान लिया एक चार्ज यहाँ पर रखा और दूसरा चार्ज इन्फिनिटी में रखा हुआ। इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। मतलब कि एक चार्ज यहाँ पर रखा है और दूसरा चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। हमने इसको Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया। इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो R है। और गाइस मैं एक बात बताता हूँ, दोनों चार्जों के बीच में फोर्स लग रहा होता है। फोर्स, दोनों चार्जों के बीच में बल लग रहा है। ये बात आपको पता है, हमें बता दें, दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है और इसकी डिस्टेंस R है, जो कि इन्फिनिटी मतलब अनंत में रखे हुए हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। लैंग्वेज लिखने का टफ नहीं होती, बस इस डायग्राम को समझिए और इसी से टॉपिक को लैंग्वेज लिखते हैं। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द कूलॉम लॉ, कूलॉम लॉ के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, कूलॉम के नियम के अनुसार। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, चाहे सिंपल फोर्स भी लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं। फोर्स लिख दीजिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स किसके बीच में लगा? दो चार्जेस के बीच में, बिटवीन टू चार्जेस। ये लैंग्वेज वैसी बन रही है, बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्जों के बीच में लग रहा है, मैंने बता दिया Q1 एंड Q2 के बीच में लग रहा है। अब बात आगे करते हैं, अब वो प्लेस कहाँ है? हमने बोला फ्री स्पेस, यानी अनंत में है पर फ्री स्पेस में, मतलब कि कहीं भी रखे हो सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं कि वो एयर में, वो कहीं कोई गैस में रखे हैं, किसी मीडियम में रखे होंगे, कोई कंडीशन नहीं है। ऐसे ही बोलना है फ्री स्पेस, मतलब कहीं भी रखे हो सकते हैं, फ्री स्पेस में रखे हुए। तो लिखेंगे प्लेस्ड इन फ्री स्पेस या प्लेस्ड फ्री स्पेस, फ्री स्पेस खाली। और डिस्टेंस कितनी है? r डिस्टेंस, एट r डिस्टेंस, कितनी दूरी है? r दूरी है, r, तो r दूरी लिखते हैं, एट डिस्टेंस r डिस्टेंस होगा। अब इसी को हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देते हैं, मतलब हम कैलकुलेट करके एक्सप्रेस करने की बात आ गई, तो इसमें लिखेंगे इज एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, ठीक है, इतने का तरह से, मतलब गाइस जो भी बताते जा रहे हैं वो यहाँ पर लिख रहे हैं। हमने आपको बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस दो चार्जों के बीच में लग रहा है, Q1 Q2, जो कि प्लेस्ड है फ्री स्पेस में, इंफिनिटी अनंत फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, जिनकी डिस्टेंस r है, तो जो कि मैथमेटिकली एक्सप्रेस हम बच्चे दिखाने वाले हैं। ठीक है, गाइस यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं इसके आंसर, तो हम बता देते हैं F जो होता है वो चार्ज की प्रोपोर्शनल होता है, F जो होता है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, और चार्ज क्या है? Q1 एंड Q2, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? डायरेक्टली Q1 और Q2 के हो गया। अब बात करते हैं, अब F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। देखो दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे, क्वेश्चन दिख रही है गाइस? हाँ दिख रही है। अब इन दोनों क्वेश्चन को उठा के हम लोग कंबाइन कर देते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं भाई, फिर अब दूसरे इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। वीडियो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, पोस्ट कीजिए वीडियो को और आप अच्छी तरह से नोट करिए, क्योंकि हम डिटेल में पूरा करा रहे हैं, तो पूरा ही वीडियो आप नोट कर सकते हैं। तो अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कंबाइन, तो कनेक्ट कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब मेरी लैंग्वेज की मतलब लिखते हुए लैंग्वेज समझ में ना आ रही हो, थोड़ा खराब लग रहा हो, तो मेरी आवाज़ सुनना है, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो अब इसे लिख सकते हैं। अब वैसे क्या था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 Q2, अब दोनों कंबाइन कर दे तो 1r² हो गया। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो साइन हटा देंगे, कोई कांस्टेंट आ जाता है, हमने K कांस्टेंट मान लिया, कोई कांस्टेंट आ जाता है हमने K मान लिया, तो Q1 और Q2 r²। तो हम बता देते हैं Q इज द कांस्टेंट, वेयर लिखते हैं, वेयर जहाँ Q कांस्टेंट है, सॉरी Q बोल रहा है, K इज द कांस्टेंट, जहाँ K कांस्टेंट, K इज द कांस्टेंट, पर K की वैल्यू है यहाँ पर कुलॉम लॉ में K की वैल्यू क्या है? K इक्वल टू मान लेते हैं, K की वैल्यू है 1/4πε0 और 1/4πε0 है, और इसकी भी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं K की जगह, तो हम लोग यहीं पर बता देता हूँ, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 r²। अब मैं आपको एक गाइड बता देता हूँ r², पर एप्सिलॉन की बात कर लेते हैं। एक एप्सिलॉन की मेन बात आपको बता देते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानकारी ले लीजिए। ठीक है, एप्सिलॉन जब आता है तो किसी मीडियम की बात करेंगे, एप्सिलॉन जब आए किसी मीडियम की बात करेंगे, और जब एप्सिलॉन नॉट आता है तो फ्री स्पेस में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बात गाइस पक्की हो गई होगी कि एप्सिलॉन जब आएगा तो वो किसी मीडियम की बात होगी, किसी भी मीडियम में रखा होगा, और जब हम लोग एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो वो फ्री स्पेस में होगा। तो गाइस इसको मिटा के फटाफट इसकी लैंग्वेज लिख दो। क्या करना है, हम बना देंगे वेयर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, जो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो लिखेंगे वेयर
एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 बोल लिया, एप्सिलॉन नॉट बोल लीजिए, हम तो नॉट ही बोल रहे हैं तो आप 0 बोल सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट कॉल्ड या इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, तो फ्री स्पेस होगा, ठीक है। अब हम बता रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की भी यहाँ पे वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है तो लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 इंटू मल्टीप्लाई 10 द पावर माइनस होती है -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देख लेते हैं माइनस होती है, चेक कर लेते हैं, चेक क्या करना है, शायद माइनस ही होती होगी, माइनस होती है, माइनस ही होती है, ठीक है, -12, ठीक है। अब बात यहाँ तो हो गई, तो मैं एक बात और बता देता हूँ कि हम एक लैंग्वेज और लिखेंगे, भाषा और लिख देते हैं, हैंस लिखते हैं, हैंस फोर्स किस पर हो रहा है, चार्ज Q2 पर और Q1 पर भी लग रहा है, तो Q2 से Q1 पे लग रहा है, तो लेकिन किसके कारण लगा, दो ही फोर्स है इसलिए कारण लगा, तो Q2 ड्यू टू Q1, Q2 के कारण लगा, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 can be written as, ठीक है, कैन बी रिटन एज लिख दिया बात। अब ये साथ देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, इतनी बात हो गई। अब आता है कि हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा फॉर्मूला लिख रहा था F इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी चलेगा, सब वेक्टर में आना, तो वेक्टर लगाएंगे, उसके बाद वेक्टर लगाते हैं तो यहाँ पर R कैप बन जाएगा, बस सिर्फ R कैप आ जाएगा। अब R कैप को भी हटाना है यहाँ से, जब हम R कैप हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही है तो हम ये भी वेक्टर फॉर्म में भी चेंज कर देते हैं, ये सबको ही चेंज कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो हम निकालते हैं, फटाफट बताते हैं कैसे करेंगे। तो वो वेक्टर फॉर्म में चेंज करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम कैप हटाएंगे, नीचे भी R का मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखते हैं एस वेक्टर, आप पूछेंगे कैसे है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R क्यू हो जाएगा, R क्यू, और यहाँ पर वेक्टर है, ये वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्यू हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ, जो आई कैप होता है, आई कैप को हटता है और वेक्टर का साइन आता है, तो वेक्टर का साइन R वेक्टर अपॉन R आ जाता है, इसकी जगह पर, इस कैप की जगह पर इतना वैल्यू आ जाती है। देखिए R वेक्टर यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर एक मल्टीप्लाई हो तो क्यू हो गया, तो ये है हमारा कूलम्ब लॉ, यहाँ पर प्रूव हो गया कूलम्ब लॉ। हो गया गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, कूलम्ब लॉ कंप्लीट।